स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड का। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था। याद आया आपको? हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि वो दो तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में दो गैसेस हैं जिनका हमें ट्रांसपोर्ट पढ़ना था। उन दो गैसेस में से एक तो थी ऑक्सीजन, याद है आपको? एक तो था ऑक्सीजन और एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दो तरीके से होता था। एक होता था डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। कैसे होता था? याद है? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। कितना परसेंट होता था प्लाज्मा से डिसॉल्व में? 3% होता था, 3%, राइट। और बाकी कैसा होता था? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह होता था, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन करता था, HbO2 बनाकर ट्रांसपोर्ट होता था। याद आया? तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे जो शरीर में बस है जिसका नाम है आरबीसी, वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर में। तो क्या आप उत्सुक हो ये जानने के लिए कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के जो भी कोशिकाएं रिलीज कर रही हैं, कैसे आरबीसीज उन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उनको हमारे एल्वियोलाई में दे देते हैं और एल्वियोलाई से ऊपर आते आते कहां से? नसिका छिद्र से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। पढ़ना शुरू करें। तो चलो, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने तरीकों से हो सकता है? 3 तरीकों से हो सकता है। पहला है कि वो डिसॉल्व होके हो जाए। मतलब कैसे? डिसॉल्व किसमें? प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर हो जाए। किसमें हो जाए? डिसॉल्व इन प्लाज्मा में हो जाए। ठीक है। दूसरा है कि वो बाइकार्बोनेट आयंस की तरह ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब HCO3- आयंस की तरह ट्रांसपोर्ट होगा। और तीसरा है कि जैसे ऑक्स हीमोग्लोबिन बना था वैसे ही एक कंपाउंड बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये 3 कंपाउंड्स बनते हैं, ये 3 तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक डिसॉल्व फॉर्म में, दूसरा मेजॉरिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब आप मान लो 70% आपका ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होगा। कैसा होगा? बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होगा। और तीसरा जो 20 से 25% जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हो रहा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे, साथ ही में आज हम 2 इफेक्ट्स और पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जब हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था वहां पे हमने एक इफेक्ट पढ़ा था। कौन सा? बोहर इफेक्ट पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? बोहर इफेक्ट पढ़ा था। मतलब जिसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व किस तरफ शिफ्ट हो रहा था? राइट साइड शिफ्ट हो रहा था। उसको हम क्या बोल रहे थे? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व जब राइट साइड शिफ्ट हो रहा था उसको हम बोलते थे बोहर इफेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जहां पर क्या होता था? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जब कम हो जाता था, घट जाता था, तो क्या होता था? पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के तो नकलची बंदर हमारे पास हैं ही। कौन कौन से नकलची बंदर है? पीएच है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो क्या होगा? हमारा H+ आयन भी बढ़ेगा। क्या होगा? जो H+ आयन है वो भी बढ़ेगा और H+ आयन के बढ़ने से क्या होगा? एसिडिटी होएगी, मतलब पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा नकलची बंदर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का? टेम्परेचर, तापमान भी शरीर का क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। साथ ही में तीसरा नकलची बंदर कौन था? 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, BPG, हमारे ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो H+ भी बढ़ेंगे, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी इंक्रीज होएगा।
इतनी बात समझ आ गई। आज हम जो दो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है क्लोराइड शिफ्ट और हैल्डेन इफेक्ट, ठीक है। चलिए आइए। क्या होता है जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का, हमारे को पता है जब हमने क्या पढ़ा था कि फूड का क्या होना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि रेस्पिरेशन होना है। किसका होना है? रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होना है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, और क्या रिलीज होगा? एनर्जी भी रिलीज होगी। इतनी बात समझ आ गई। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, इसको ही तो बाहर निकालेंगे, इसको ही तो हम आउटलेट निकालेंगे, या फिर इसी को ही तो हम क्या करेंगे? एक्सहेल करेंगे, मतलब सांस से बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में डिफ्यूज करती है आउट ऑफ द सेल्स इनटू द कैपिलरीज वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 वेज। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिफ्यूज करती है, ये कहां पहुंचेगी? कैसे इसको एक्सहेल कराया जाएगा? जो सेल्स हैं, हमने क्या बनाए थे? ऑरेंज कलर के सेल्स बनाए थे, ऐसे सेल्स बनाए थे। तो हमने क्या कहा था कि जो टिश्यू की ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ क्या है? टिश्यू का ब्लड कैपिलरीज है। तो यहाँ पे जो टिश्यूज है उनमें क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड चल रहा है। तो ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है? 45 mmHg है, और यहाँ पे क्या है? पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है। तो क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगा? यहाँ ब्लड में आ जाएगा। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 3 फेट है, 3 चीजें हो सकती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। एक की वो या तो डिफ्यूज होके चला जाए, क्या होके चला जाए? डिसॉल्व होके चला जाए, मतलब डिफ्यूज नहीं, डिसॉल्व होके चला जाए। किसमें डिसॉल्व होके चला जाए? प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चला जाए, घुल के चला जाए। तो ये कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है जो प्लाज्मा में घुल के चला जाता है। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? बाइकार्बोनेट आयंस बना ले, मतलब 70% ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। तीसरा होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के जैसे। कैसे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, मतलब जो हीमोग्लोबिन में अमाइड आयंस होते हैं, या अमाइड ग्रुप जो होता है, NH2 ग्रुप जो होता है हीमोग्लोबिन में, इसके साथ में क्या बॉन्ड कर लेता है? अपना कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है? इसी के साथ में बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इतनी बात समझ आ गई। चलो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में डिफ्यूज तो हो जाता है कैपिलरीज में, लेकिन वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। आगे देखते हैं कैसे। पहला है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ये मैंने आपको बात बता दी कि प्लाज्मा में डिसॉल्व होके कम से कम 7% कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स डिसॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा एंड इज कैरिड इन सोल्यूशन टू द लंग्स। एक तो ये हो गया। अब क्या हो रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन तो कम होगा, और क्या ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा 45 mmHg, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड भी ऑक्सीजन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड के साथ साथ में, वैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। लेकिन उसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? याद करके बताओ। 40 mmHg होता है।
इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो ये क्या कर रहे हैं, दे कैरी अबाउट 2.5 ml। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये 2.7 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये 2.4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व्ड स्टेट में कैरी करती है। ये सब क्या है, पर 100 ml, ये सब क्या है, per 100 ml of blood in dissolved state in plasma। इतनी बात समझ आ गई? Hence about 0.3 ml of CO2 is transported per 100 ml of blood in dissolved state। अब क्या हो रहा है, ये 0.3 कैसे आया यहाँ पे? आप कहोगे कि मैम ये 0.3 क्या है, तो क्या हो रहा है, आप ये बोल रहे हो कि जो डीऑक्सीजनेटेड है, जो डीऑक्सीजनेटेड, जो पहले तो चलो ऑक्सीजनेटेड से चालू करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड के 100 ml में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 2.4 ml है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये टिश्यूज के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, टिश्यूज के पास जाएगा। टिश्यूज के पास जब जाएगा तो ये कैपिलरी है, ये क्या है, टिश्यू कैपिलरी है। अभी ये क्या लेकर आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, लंग्स के पास से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, जिसमें 2.4 ml कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जब ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, सेल्स, जो टिश्यूज के सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और दे देंगे आरबीसी को, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और दे देंगे। तो जब सेल्स यहाँ से आते जाएंगे, जब क्या होगा, सेल्स यहाँ से आते जाएंगे और वो टिश्यूज के पास से गुजरते जाएंगे, तो उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, ये कैसे आरबीसीज हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड आरबीसीज है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कितना ब्लड है, कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जायज सी बात है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मतलब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स ने इस ब्लड को दे दिया तो वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड बन गया। इसमें 2.7 ml कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, 2.7 ml कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कि 0.3% ही ट्रांसपोर्ट हुआ है। मतलब सेल्स के पास में कितना है, 0.3 ml कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना है, 0.3 ml कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है पर 100 ml ऑफ ब्लड इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो डिसॉल्व प्लाज्मा का ट्रांसपोर्टेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो 7% बनाता है। कितना परसेंटेज बनाता है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। इतनी बात समझ आ गई, ये डिसॉल्व स्टेट में। अब हम आ जाते हैं एज बाइकार्बोनेट आयंस, मतलब क्या बन रहे हैं यहाँ पर, HCO3- के आयंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, HCO3- के आयंस बन रहे हैं। अब ये HCO3- के आयंस कैसे बनेंगे, HCO3- के आयंस कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम एक रिएक्शन भी देखेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट, 70% ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ही होता है। कैसे होता है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 70% इज कन्वर्टेड to bicarbonate ions, that is HCO3- and transported in plasma। अब ये कैसा होता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है आरबीसी में, जब भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है आरबीसी में, तो जो पानी होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है
वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है। क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एक अनस्टेबल कंपाउंड बना लेता है, दैट इज HCO3। क्या है ये? HCO3 है। लेकिन ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये कैसा मॉलिक्यूल है? अनस्टेबल है। ये ज्यादा टाइम ऐसे में नहीं रह सकता है। ज्यादा टाइम HCO3 अपने H2CO3 अपने फॉर्म में नहीं रह सकता है, क्योंकि ये क्या है? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। इसीलिए ये फटाफट से डिसोसिएट कर जाता है इनटू H प्लस HCO3 माइनस। किस में डिसोसिएट कर जाता है? हाइड्रोजन आयंस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है आरबीसी में तो कंबाइन कर लेता है वाटर के साथ और क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या होता है? बहुत ही अनस्टेबल होता है। और जैसे ही ये बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड जैसे ही बनता है वो डिसोसिएट कर जाता है इनटू H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। सो H2CO3 इज अनस्टेबल एंड क्विकली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ये है आपकी रिएक्शन जहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जब आया आरबीसी के अंदर, जैसे ही टिश्यूज ने, यहाँ पे अगर हम टिश्यूज बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑरेंज कलर की जगह येलो कलर आ गया, सो यहाँ पर क्या है? ये जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज क्या कर रहे हैं? टिश्यूज हमारी कैपिलरी में क्या दे रहे हैं? थोड़ा सा बड़ा कैपिलरी बना रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो क्या हो रहा है? टिश्यूज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ब्लड में पानी तो होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ब्लड में वाटर कंटेंट तो है ही। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ पर किससे रिएक्ट कर लेता है? वाटर से रिएक्ट कर लेता है। किससे रिएक्ट कर लेता है? वाटर से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। लेकिन क्योंकि ये क्या है? अनस्टेबल है। क्या है? अस्थिर है। तो ये क्या करेगा? बदल जाएगा किसमें? H प्लस और HCO3 माइनस में। मतलब हाइड्रोजन आयंस हो गए H प्लस, हाइड्रोजन आयंस, और ये क्या हो गया? बाइकार्बोनेट आयंस। क्या हुआ? बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, क्या हुए? ये बाइकार्बोनेट आयंस इन दो में बदल जाता है। इतनी बात समझ आ गई। और ये ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए, although this reaction also occurs in plasma, it is thousands of times faster in RBC। क्योंकि RBC में क्या होता है? RBC में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो कि क्या कर देता है? रिवर्सिबली कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू कार्बोनिक एसिड। तो ये जो पीछे वाला रिएक्शन है, ये पीछे वाला जो रिएक्शन है ये कहाँ हो रहा है? प्लाज्मा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? प्लाज्मा में हो रहा है। लेकिन ये बहुत जल्दी और कहाँ भी होता है? एरेथ्रोसाइट्स, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी में फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक एंजाइम है। तो एंजाइम्स एंजाइम्स के होने की वजह से रिएक्शन फास्ट हो गया। एंजाइम के होने की वजह से रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। क्यों होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट? क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। इसलिए क्या हुआ? वहां पर रिवर्सिबली कैटेलाइज करता है किसको? कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड। इतनी बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन आयंस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन बाइंड टू हीमोग्लोबिन। अब क्या होगा? जब क्या बन रहे हैं इस रिएक्शन में? आपने क्या देखा? ये हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं हाइड्रोजन आयंस? समझ आ गई? तो यहाँ पे दो H थे, एक H तो चला गया बाइकार्बोनेट आयन के साथ में, दूसरा का फ्री हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये किसके साथ में इंटरैक्ट करता है? हीमोग्लोबिन के साथ में इंटरैक्ट करता है। किसके साथ में इंटरैक्ट करता है? हीमोग्लोबिन के साथ में इंटरैक्ट करता है। और हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है?
रिड्यूस हो जाता है, HHB बन जाता है। क्या बन जाता है? जब हीमोग्लोबिन के पास में क्या आ जाता है, H+ आ जाता है, तो क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई? अब जब ये हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो गया, मतलब क्या हुआ? कार्बोनिक एसिड के H2CO3, एक सेकेंड यहां पे ऐसे लिखते हैं, देखो H2CO3 के रिवर्सिबली कन्वर्ट होने में क्या बनता है? H+ प्लस HCO3- बना। H+ बन रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? H+ बढ़ रहा है। H+ बढ़ रहा है तो मतलब pH क्या हो रहा है? कम हो रहा है। pH कम हो रहा है तो ये कंडीशन किसको सपोर्ट करती है? किसको सपोर्ट करती है? बोहर इफेक्ट को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है? शिफ्टिंग ऑफ O ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। तो क्या होगा? ट्रिगर क्या करती है? इफेक्ट बाइंड टू हीमोग्लोबिन ट्रिगरिंग द इफेक्ट, दस ऑक्सीजन रिलीज इज इनहैंस्ड। कौन सा इफेक्ट ट्रिगर करती है ये? बोहर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट ट्रिगर करती है? यहां लिख लेना आप कि जब H+ आयंस बढ़ते हैं तो क्या होता है? बोहर इफेक्ट ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज इनहैंस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन रिलीज बढ़ जाता है बाय कार्बन डाइऑक्साइड लोडिंग। क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड लोडिंग की वजह से ऑक्सीजन का रिलीज होने लग जाता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस बफरिंग इफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन द लिबरेटेड हाइड्रोजन आयंस कॉज लिटिल चेंज इन अंडर रेस्टिंग कंडीशंस। अब क्या होगा? जब ब्लड में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो जब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो pH क्या होता है? कम होता है। pH के कम होने का मतलब क्या होता है? एसिडिक कंडीशंस। क्या होता है? मतलब ब्लड कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? तो क्या हो रहा है, एक बार हम यहाँ पर वापस से देखें, एक बार वापस से देखना है। चलो नई स्लाइड पे देख लेते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब क्या बन रहा है? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर आया टिश्यू के सेल्स से ब्लड कैपिलरीज में, तो उसने क्या बनाया? उसने बनाया कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनाया। लेकिन ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड कैसा है? अस्थिर है, अनस्टेबल है, इसलिए ये फटाफट किस में डिसोसिएट हो जाता है? H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में, HCO3 में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब ये जो H+ आयंस है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब क्या हो रहा है? H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? pH भी कम हो रहा है। मतलब किसकी तरफ जा रहा है? एसिडिक कंडीशंस की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? एसिडिक कंडीशंस की तरफ जा रहा है। तो ब्लड कैसा हो रहा है? ब्लड भी एसिडिक होता जा रहा है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब क्या हो रहा है? जब H+ बढ़ रहा है, जब क्या हो रहा है? H+ बढ़ रहा है, तो ये H+ बढ़ने वाली कंडीशन हमने कब पढ़ी थी? बोहर इफेक्ट में पढ़ी थी। तो जब H+ बढ़ता है, जब हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, जब क्या बढ़ता है या कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है? बोहर इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है? बोहर इफेक्ट देखने को मिलता है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? अब जब बोहर इफेक्ट होता है तो इस बोहर इफेक्ट में क्या होता है? इस बोहर इफेक्ट में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का प्यार किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन की अफिनिटी, हीमोग्लोबिन का जो अफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये क्या है? हीमोग्लोबिन का प्यार है, ये ऑक्सीजन। तो अब ये क्या हो रही है? हीमोग्लोबिन का जो प्यार है या अफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वो कैसी हो रही है? रिड्यूस हो रही है। कैसी हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन छूटता जाएगा हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन क्या होगा? छूटता जाएगा, बॉन्ड्स टूटते जाएंगे। तो क्या होगा?
प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता जाएगा। जो हमने क्या पढ़ा था, ये नॉर्मल कर्व पढ़ा था, जो ये राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा, मतलब ज्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए P50 पहुंचने के लिए। क्या चाहिए? ज्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का 50% हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन लाने का। तो अब जब क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का प्यार ऑक्सीजन के लिए कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि H+ आयंस बढ़ गए। H+ आयंस के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है, और भी क्या हो गया है, 2,3-BPG भी बढ़ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है कि ऑक्सीजन को डिसोसिएट, छुड़ाया जा रहा है हीमोग्लोबिन से। ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? होता है। सो बिकॉज ऑफ द बफरिंग इफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, द लिबरेटेड हाइड्रोजन आयंस कॉज लिटिल चेंज इन अंडर रेस्टिंग कंडीशंस। ठीक है, अब क्या है? हेंस द ब्लड बिकम्स ओनली स्लाइटली मोर एसिडिक। So because of the buffering effect of hemoglobin, the liberated hydrogen ions cause little change in pH. कहाँ पे चेंज करता है? pH में चेंज करता है। यहाँ पे pH ऐड कर लीजिएगा। अंडर रेस्टिंग कंडीशन, जब रेस्ट कर रहा है इंसान तब क्या हुआ? pH में चेंज हो रहा है। pH में चेंज होने की वजह से जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। तो जो ब्लड का pH है वो गिर जाएगा 7.4 से 7.34 तक, क्योंकि वो टिश्यूज से पास कर रहा है। क्योंकि टिश्यूज क्या दे रहे हैं ब्लड को? टिश्यूज ब्लड को क्या दिए जा रहे हैं? टिश्यूज ब्लड को क्या दिए जा रहे हैं? बताओ बताओ, क्या दिए जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दिए जा रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या बन रहा है? HCO3- बन रहा है। और साथ ही में क्या बन रहे हैं? H+ आयंस भी बन रहे हैं, जिनकी वजह से ब्लड का pH क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है। कहां से कहां गिरा? 7.4 से 7.34 तक। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम हम पढ़ेंगे, बट एक बार आगे पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, अभी देखो ये क्लोराइड शिफ्ट है, उससे पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं हम। तो क्या हो रहा है? देखो ये टिश्यू का सेल है, क्या है? ये कोशिका है। अब कोशिका ने CO2 दे दी। कौन सा रंग है भैया? व्हाइट है, नहीं दिखेगा। ले आते हैं यहाँ पे गुलाबी। गुलाबी दिखेगा? नहीं दिखेगा। येलो ले आते हैं। चलो, येलो आ गया? नहीं आया, येलो आ गया। अब क्या हो रहा है? सेल अपना जब ऑक्सीडेशन कर रही है तो CO2 रिलीज कर रही है। CO2 निकल रहा है और जा रहा है किसमें? प्लाज्मा में भी जा रहा है। 7% किसमें जा रहा है? प्लाज्मा में जा रहा है एज डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दिख रहा है, ये वाटर के साथ में कहाँ? RBC के अंदर रिएक्शन कर रहा है, और वो क्या बना रहा है? H2CO3 बना रहा है, जो कि क्या है? कार्बनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये कार्बोनिक एसिड किस में टूट रहे हैं? HCO3- और H+ आयंस में टूट रहे हैं। टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? अब ये जो H+ आयंस है ये किसके साथ जुड़ गया? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया, और इसने क्या बना लिया? H हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया? H हीमोग्लोबिन बना लिया। इतनी बातें समझ आ गई? अब क्या हो रहा है ये देखो, आगे पढ़ते हैं। तो जब क्या हुआ? बाइकार्बोनेट आयंस बाहर निकल के आ गए क्विकली फ्रॉम द RBC, डिफ्यूज क्विकली फ्रॉम द RBC इनटू द प्लाज्मा। प्लाज्मा में आ गए, वेयर दे आर कैरीड टू द लंग्स। अब उनको लंग्स तक लेकर जाएगा। लेकिन क्या होगा? क्योंकि क्या आ गए बाहर? बाइकार्बोनेट बाहर आ गया, आयंस बाहर आ गए, मतलब RBC से। ये क्या है? RBC है, दिख रहा है आपको? पिंक कलर ले लेते हैं। चलो, तो ये क्या है? RBC है। RBC से क्या हो रहा है? यहाँ पर बाहर कौन आ गया?
HCO3 माइनस बाहर आ गया। कहाँ आ गया? बाहर आ गया। अब एक नेगेटिव आयन बाहर आ गया तो अंदर का बैलेंस करने के लिए, अंदर का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बैलेंस करने के लिए बाहर से कोई नेगेटिव आयन अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? आरबीसी के अंदर से बाहर कौन आ गया? नेगेटिव आयन आ गया कि नहीं आ गया? तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए अंदर कौन जाएगा? एक नेगेटिव आयन अंदर जाएगा। तो कौन जाएगा इसके पास? साथ में क्लोराइड आयन अंदर जाएगा। कौन जाएगा? टू काउंटर बैलेंस द रैपिड आउटरश, क्योंकि क्या हो रहा है? बाहर बहुत सारा क्या आ रहा है? HCO3 माइनस बाहर आ रहा है। क्या हो रहा है? बहुत सारा HCO3 माइनस बाहर आ रहा है। ठीक है, कहां से? आरबीसी के अंदर से। इसको बैलेंस करने के लिए अंदर कौन जाएगा? बाहर से क्लोरीन माइनस आयंस जाएगा। आउटरश ऑफ नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम द आरबीसीज, क्लोराइड आयंस मूव फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द इरेथ्रोसाइट्स। यहाँ क्या है? ये पूरा प्लाज्मा है ना, बाहर क्या है? ये पूरा प्लाज्मा है। आरबीसी के बाहर क्या है? पूरा प्लाज्मा है। इसमें क्या है? क्लोराइड माइनस आयंस प्रेजेंट है। जब बाइकार्बोनेट बाहर आ गया तो अंदर का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बैलेंस करने के लिए ये क्लोराइड माइनस आयंस रिप्लेस करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस को अंदर चले जाएंगे। इस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। इस एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। जब भी क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन को रिप्लेस करने के लिए क्लोराइड आयंस अंदर चले जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये प्रोसेस लंग्स में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। लंग्स में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है? क्योंकि वहां पे एल्वियोलाई ले लेती है। वहां पे कौन ले लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई ले लेती है और किसको दे देती है? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे देती है। तो वहां पर क्या बढ़ाना होता है? वहां पर हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम मिलता है। लंग्स में, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम मिलता है। तो जब CO2 कम है तो H+ भी कम होगा, मतलब pH ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, pH ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या नहीं बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा? HCO3 माइनस आयंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये CO2 कहाँ चली जाएगी? एल्वियोली के पास में चली जाएगी। सो ब्लड जैसे जैसे मूव करता है थ्रू दी पल्मोनरी कैपिलरीज, जैसे जैसे पल्मोनरी कैपिलरी से ब्लड मूव करता है, PCO2 कम हो जाता है फ्रॉम 45 mmHg टू 40 mmHg। यही मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो गया। क्यों कम हुआ? मुझे ये बात बताओ। क्योंकि एल्वियोलाई में तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। 104 mmHg है कि नहीं है? तो सॉरी, ये हमने बताया किसका? एल्वियोलाई का। यहाँ पर PCO2 क्या है? PCO2 40 mmHg है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जो पल्मोनरी कैपिलरीज है, पल्मोनरी कैपिलरीज में PCO2 क्या है? 40 mmHg है। क्या है? 40 mmHg है। और जो दूसरी यहाँ पे क्या लेकर आ रही है? यहाँ पर क्या लेकर आ रही है? 45 mmHg वाला PCO2 लेकर आ रही है पल्मोनरी कैपिलरीज। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जब टिश्यू कैपिलरीज आके पल्मोनरी कैपिलरीज से मिली तो यहाँ पर PCO2 कम हो गया। PCO2 कम होने की वजह से क्या होगा? कम होने की वजह से क्या होगा? पल्मोनरी कैपिलरीज क्या करेंगी? CO2 तो किसको दे देंगी? एल्वियोलाई को, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कम है। और यहाँ पर कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? HbO2। क्योंकि कौन उतर रहा है? HB की सवारी से पहले जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बैठी हुई थी, कौन बैठी हुई थी? बाइकार्बोनेट आयंस जो बैठे हुए थे, वो उतरने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से यहाँ पे जगह खाली हो गई। तो अब इस जगह पे कौन लोड हो जाएगा? अब इस जगह पे कौन लोड हो जाएगा? ऑक्सीजन लोड हो जाएगा। कौन लोड हो जाएगा? ऑक्सीजन लोड हो जाएगा। इसको होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम इट्स बाइकार्बोनेट हाउसिंग।
ऐसा होने के लिए क्या होगा, HCO3 को कन्वर्ट होना पड़ेगा वापस से किस में, H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में। HCO3 तो हमारे एल्वियोलाई में नहीं जा सकता ना, HCO3 को वापस से कार्बन डाइऑक्साइड वाले अवतार में आना पड़ेगा, तभी तो ये एल्वियोलाई में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बाइकार्बोनेट आयंस वापस घुस जाते हैं आरबीसीज में। कहाँ घुस जाते हैं, आरबीसी में घुस जाते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस उल्टा होएगा, क्या होएगा, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं जो कहाँ चले गए थे, प्लाज्मा में चले गए थे, प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आयंस वापस अंदर आएंगे, वापस अंदर आए कि नहीं आए, एंड किसके साथ बाइंड कर जाएंगे, वो H+ आयंस के साथ। तो ये हीमोग्लोबिन जो था, HHB जो था, ये अपना H दे देगा, ये अपना H देगा कि नहीं देगा, और जब ये H होगा तो क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, और H2CO3 तो अनस्टेबल रहता है, तो ये क्या बन जाएगा, H2O + CO2 क्या बन जाएगा, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच इज देन स्प्लिट बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और डिफ्यूज करके कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में चली जाएगी। डिफ्यूज करके कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में चली जाएगी। दिस कार्बन डाइऑक्साइड along with that release from hemoglobin and from solution in plasma then diffuses along its partial pressure gradient from blood into the alveoli। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, दो तरीके से पढ़ लिए। 7% कहां से डिफ्यूज होगी, प्लाज्मा में से डिफ्यूज होगी, कहां से डिफ्यूज होगी, प्लाज्मा में से डिफ्यूज होगी, और आरबीसीज में से कैसे डिफ्यूज होंगी, ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, HCO3- से आएगा, कहां से आएगा, HCO3- से आएगा। अब हमारा तीसरा काम क्या है, या तीसरा फॉर्मूला, तीसरा तरीका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का, कि जो हीमोग्लोबिन चेन के पास में, मान लो ये क्या है, हीमोग्लोबिन की चेन है और इसके पास में क्या है, ये NH2 है, क्या है, अमाइन का रेडिकल है। अब ये अमाइन के रेडिकल के साथ में कौन बाइंड कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाएगा। सो क्या है, 25% CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन, कैरीड बाय कौन, हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके साथ में in addition to reacting with water, carbon dioxide also reacts directly with amine radical NH2 of hemoglobin। इसके साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। ये क्या बन गया है, ये बन गया है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया है, ठीक है। ये फिर से अनस्टेबल है, कैसा है ये फिर से कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि अनस्टेबल है तो बहुत जायज सी बात है, अनस्टेबल रिएक्शन है। सो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन क्या बना लिया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो कि वापस से क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, और ये क्या होगी, रिलीज हो जाएगी एल्वियोलाई में। हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है टू दी एल्वियोली इन दी फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमें देखना है, हमने ये तो देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा बाइकार्बोनेट आयंस और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब रिलीज कैसे होंगे, फिर वही 3 तरीके आएंगे कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाती है फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है। ब्लड के पास में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 3 तरीके में प्रेजेंट होता है, एक प्लाज्मा में, एक बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, और एक कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेस सॉल्यूबल है, कहाँ लेस सॉल्यूबल है, आर्टीरियल ब्लड में, तो और एज कंपेयर टू वेनस ब्लड, जो आर्टरीज में ब्लड है उसमें उतनी सॉल्यूबल नहीं होती है, क्योंकि वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि जो वेनस ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए उसमें ज्यादा सॉल्यूबल होती है।
सो कुछ CO2 डिफ्यूज कर जाती है ब्लड प्लाज्मा से, कहां पर? लंग कैपिलरीज इनटू द लंग एल्वियोलाई। इतनी बात समझ आ गई? कहां से? जो लंग की कैपिलरीज है उनसे डिफ्यूज कर जाती है लंग के एल्वियोलाई में, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो पाती है। ये कहां से आया? ये प्लाज्मा वाला, ये कौन सा CO2 है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है? प्लाज्मा वाला CO2 है जो कि 7% वाला है। इसके बाद आएंगे हमारे बाइकार्बोनेट आयंस वाले। तो जो बाइकार्बोनेट आयंस वाले हैं वो कैसे होते हैं? वो आरबीसी में घुस जाते हैं, आरबीसी में घुस जाते हैं। जरा बड़ा करके आरबीसी का रिएक्शन बनाए, ताकि जितनी बार हम रिएक्शन को लिखेंगे उतनी बार रिएक्शन हमारे को याद हो जाएगी, दिमाग में चिपक जाएगी। अब बाहर क्या है? बाहर तो प्लाज्मा है। बाहर क्या है? बाहर प्लाज्मा है। प्लाज्मा में HCO3 माइनस है। प्लाज्मा से HCO3 माइनस अंदर आता है आरबीसी में। HCO3 माइनस हीमोग्लोबिन के पास क्या था? हीमोग्लोबिन के पास में क्या था? हीमोग्लोबिन के पास में HB था। इस हीमोग्लोबिन ने रिलीज किया H+ आयंस प्लस हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसने जाकर किसके साथ में रिएक्शन किया? बाइकार्बोनेट आयन के साथ में रिएक्शन किया और क्या बना लिया? कार्बोनिक एसिड बना लिया। अब कार्बोनिक एसिड वापस से किस में बदल गया? कार्बोनिक एसिड वापस से किस में बदल गया? H2O और CO2 में बदल गया, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है, जो कि इस रिएक्शन को रिवर्सिबली कैटेलाइज करता है और आसान कर देता है कार्बोनिक एसिड का कन्वर्जन इनटू H2O एंड CO2। और ये जो CO2 है ये डिफ्यूज करके निकल जाता है कहाँ? एल्वियोलाई में। कहाँ निकल जाता है? एल्वियोलाई में। तो जब हीमोग्लोबिन लंग ब्लड कैपिलरीज का ऑक्सीजन ले लेता है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये यहाँ पे H+ छोड़ क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो एल्वियोलाई है वो क्या दे रहा है? इसको ऑक्सीजन दे रहा है। तो जब इसको ऑक्सीजन दे रहा है, ये ऑक्सीजन कैसे लेगा? जब इससे ये छूटेगा, H+ छूटेगा तो क्या होएगा? हीमोग्लोबिन की सवारी खाली होएगी। तो हीमोग्लोबिन क्या ले लेगा? फिर ऑक्सीजन ले लेगा। फिर से हीमोग्लोबिन का प्यार ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाएगा। दोगला है हीमोग्लोबिन, बदलता रहता है बार बार। सो क्या होएगा? when the hemoglobin of the lung blood capillaries takes up oxygen, so H+ ion is released from it. अब क्या होगा? H+ आयन बाहर रिलीज हो गए। H+ आयंस क्या हुआ? बाहर रिलीज हो गए। अब बाहर HCO3 माइनस आयंस जब पहले बाहर गए थे तो अंदर क्या आए थे? क्लोराइड शिफ्ट हुआ था, क्लोराइड के आयंस अंदर आए थे। अब वापस से क्या हो रहा है? HCO3 को याद आ गया है, घर सुबह का भूला शाम को वापस घर आ रहा है। तो जो अंदर क्लोराइड आयंस थे वो वापस कहाँ चले जाएंगे? प्लाज्मा में चले जाएंगे, आरबीसी के बाहर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? तो जो Cl माइनस है और HCO3 माइनस आयंस है वो रिलीज हो जाते हैं KCl से, Cl रिलीज हो जाता है और NaHCO3 से HCO3 माइनस रिलीज हो जाते हैं। HCO3 रिएक्ट करता है जाकर H+ से H2CO3 बना लेता है। क्या बना लेता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेता है। कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाते हैं। किसकी वजह से? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से। और CO2 रिलीज हो जाता है इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग। दूसरी कहानी खत्म। तीसरी आएगी क्या? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वाली, कि जब बहुत ज्यादा हाई पार्शियल प्रेशर हो जाता है किसका? ऑक्सीजन का लंग की ब्लड कैपिलरीज में, तो इस ऑक्सीजनेशन की वजह से क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अटैच हो रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीजनेशन। क्या हो रहा है? सवारी बिठा रहे हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि लंग की ब्लड कैपिलरीज में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? लंग्स में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? तुम क्या ले रहे हो? अंदर ऑक्सीजन ले रहे हो। तो हीमोग्लोबिन को लगेगा कि भाई यहाँ पे तो अभी ऑक्सीजन ज्यादा है, फटाफट से चांस मार लो और ऑक्सीजन के साथ में अपना लगाव बढ़ा लो। तो वो क्या करता है? अपने साथ में जो H+ आयंस बंधे हुए होते हैं उनको छोड़ देता है
और ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है। जैसे ही वो ये करता है, जब उसके पास ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी छूटने लगता है। अब मान लो उसके पास में यहाँ पर एक जगह क्या बंधा हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड बंधा हुआ था उसके NH2 से। तो क्या होगा, जब जैसे जैसे PO2 बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे टूटने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा कहां से, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की वजह के पास से। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई, तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए। लास्ट हमारा इफेक्ट कौन सा है, हैल्डेन इफेक्ट है। क्या है ये हैल्डेन इफेक्ट, जरा आओ देखते हैं। किसने दिया था, पहले तो जेस हैल्डेन ने दिया था। एक कौन थे, स्कॉटिश, कहाँ के, स्कॉटलैंड के एक फिजियोलॉजिस्ट थे। कौन थे, स्कॉटलैंड के फिजियोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है या फिर कौन उसको अफेक्ट करता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। अभी हमने पीछे देखा, अभी हमने क्या देखा कि जैसे ही हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन होने लगा, क्या होने लगा, ऑक्सीजनेशन होने लगा, तो उसने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। अगर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन ज्यादा है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजनेशन ज्यादा है हीमोग्लोबिन का, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी। अगर ऑक्सीजनेशन ज्यादा है हीमोग्लोबिन का तो कम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी, और वहीं ऑक्सीजनेशन कम है हीमोग्लोबिन का तो ज्यादा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो द लोअर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जितना कम पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विद ऑक्सीजन कम होगा। द मोर कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी कैरीड इन दी ब्लड। अब क्या हो रहा है, ये सब चीजें कनेक्टेड है ना। याद है आपको कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हुआ, कम हो गया। कम हुआ कि नहीं हुआ, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया तो P50 भी तो कम हुआ ना। P50 भी क्या होगा, P50 भी तो कम होता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया तो P50 भी रिड्यूस हो गया। P50 के रिड्यूस होने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। कितना पहुंचने के लिए, हीमोग्लोबिन को 2 ऑक्सीजन से जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इतनी बात समझ हो गई। ये कंडीशन कब आती है, जब PO2 कम हो जाता है। जैसे ही PO2 कम होता है हीमोग्लोबिन बोलता है हाय 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 हाय, ऑक्सीजन तो मुझे छोड़ के चला गया, ऑक्सीजन तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो मैं किसको पकड़ लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लूंगा। जैसे ही PO2 कम हुआ हीमोग्लोबिन डर गया, बोला ऑक्सीजन तो कम हो रहा है, मैं किसके साथ चिपक जाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चिपक जाता हूं। इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, हैल्डेन इफेक्ट बोला जाता है। ये जो घबराहट है ना हीमोग्लोबिन की, ये जो एंजाइटी है हीमोग्लोबिन की कि ऑक्सीजन को जाता हुआ देखकर हीमोग्लोबिन भाई साहब घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से चिपक जाता हूं, नहीं तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा। इस इफेक्ट को क्या बोलते हो, हैल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, जो कि ये बताता है कि द ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड टू बफर H+ आयंस बाय कंबाइनिंग विद इट। इतनी बात समझ आ गई। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है सिस्टमिक ब्लड स्ट्रीम में, इट कॉजेज मोर ऑक्सीजन टू डिसोसिएट फ्रॉम इट। अब क्या हो रहा है, जब क्या हो रहा है, जब ये हमने क्या बनाई थी, ऑरेंज कलर की सेल्स बनाई थी, जैसे ही सिस्टमिक ब्लड स्ट्रीम आई, मतलब क्या आई, टिश्यू की कैपिलरीज आई, ये आ गई टिश्यू की कैपिलरीज। थोड़ा मोटा बना रहे क्योंकि रिएक्शन लिखना हो सकता है इसमें। तो अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आया, इट कॉजेज मोर ऑक्सीजन टू डिसोसिएट। अब क्या होएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर पे क्या हो रहा है, टिश्यूज के पास में क्या हो रहा है, टिश्यूज के पास में PCO2 हो गया है 45 mmHg। ठीक है, अब इस PCO2 के ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हीमोग्लोबिन के पास में ऑक्सीजन लगे हुए हैं, जो हीमोग्लोबिन के पास में ऑक्सीजन लगे हैं, वो टूट टूट के जाने लगते हैं। वो क्या करते हैं,
वो टूट टूट के जाने लगते हैं। ये गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पहुंच जाएगा, ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगा, सेल्स के पास पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से ये भी चला जाएगा, यहाँ से ये भी चला जाएगा, और फिर क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन भी टिश्यूज के सेल्स के पास में पहुंच जाएगा। और हीमोग्लोबिन के साथ आके कौन बाइंड करने लगेगा, CO2 बाइंड करने लगेगा। सो इट कॉजेज मोर ऑक्सीजन टू डिसोसिएट, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, PO2 क्या हो गया, PO2 तो कम हो गया है, PO2 40 mmHg हो गया है। तो अब हीमोग्लोबिन फिर से घबरा रहा है, बोल रहा है कि PO2 तो कम हो गया है, 40 mmHg हो गया है, तो भैया यहाँ पे तो ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, चलो चलो कार्बन डाइऑक्साइड को गर्लफ्रेंड बनाओ और चल के लेकर बाइक पे बिठा के लेकर चलो। तो क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो तो उतर उतर के चला गया कि नहीं चला गया, क्योंकि उसको तो उसका काम है एल्वियोलाई के पास जाना। अब HbO2 खाली हो गया, उस पे आके कौन बैठ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बैठ गई। तो फिर क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड बैठ गई, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गई, विच इन टर्न अलाउज मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड मोर बाइकार्बोनेट आयंस टू बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से डिसोसिएट होकर यहाँ आ रही है, RBC में आ रही है, तो जब RBC में वापस से रिएक्शन बनाए, इसलिए मैं मोटी बना रही थी कि ये RBC है, ठीक है। अब क्या हुआ, CO2 आया, कहाँ से आया, CO2 बाहर सेल्स के पास से आया, CO2 आया तो यहाँ पर क्या है, H2O है, वाटर कंटेंट है। CO2 जो सेल्स से आया, सेल्स भी बना देते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर कौन है, सेल्स हैं, ये क्या है, सेल्स हैं, और सेल्स किसके हैं, टिश्यूज के हैं, और वो क्या देकर जा रहे हैं, वो CO2 देकर जा रहे हैं। क्या देकर जा रहे हैं, CO2 देकर जा रहे हैं। अब ये CO2 क्या बना रहा है, ये CO2 क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बनाना है, H2CO3, जो कि क्या है, अनस्टेबल है, और वो H+ और किस में डिवाइड हो रहा है, H+ और HCO3 बना दे रहा है। बाइकार्बोनेट आयंस फटाफट भागकर कहाँ चले जाएंगे, प्लाज्मा में चले जाएंगे, HCO3 में माइनस चले जाएंगे, बाहर से अंदर कौन आ जाएगा, क्लोराइड माइनस आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोराइड इफेक्ट बोलेंगे। इतनी बात समझ आ गई। सो एंड मोर बाइकार्बोनेट आयंस आर फॉर्म्ड, मतलब हाल्डेन इफेक्ट हो गया। इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन द सिचुएशन इज रिवर्स्ड। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वहां पे क्या हो जाती है, सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। कैसे रिवर्स हो जाती है, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। पल्मोनरी कहाँ है, पल्मोनरी कैपिलरीज कहाँ है, लंग्स के पास में है, वहां पे PO2 बढ़ जाता है, वहां पर PO2 क्योंकि बढ़ जाता है, क्योंकि एल्वियोलर एयर में कितना होता है, 104 mmHg होता है, और पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज में कितना होता है, 95 mmHg होता है। तो वहां पे रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, वहां पर फिर मन डोल जाता है हीमोग्लोबिन का कि भाई यहाँ पर तो क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वहां पर तो क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज में। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ो, हटाओ, और किसको ले लो, ऑक्सीजन को ले लो। तो एज हीमोग्लोबिन बिकम सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन द हाइड्रोजन आयंस आल्सो आर रिलीज्ड, और हाइड्रोजन आयंस किसके साथ जाके मिल जाएंगे, HCO3 माइनस के साथ में जाके H+ आयंस मिल जाएंगे, वापस से H2CO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वापस से H2CO3 बन जाएगा। और क्या होएगा, ये क्योंकि अनस्टेबल है तो ये फिर से क्या बना लेगा, H2O और CO2 बना लेगा, और हेल्पिंग टू अनलोड CO2, और ये CO2 क्या हो जाएगी, वापस से डिफ्यूज होकर किसके पास चली जाएगी, एल्वियोलाई के पास में चली जाएगी, अनलोड CO2 फ्रॉम दी पल्मोनरी ब्लड। ठीक है, तो हाल्डेन इफेक्ट क्या करता है, CO2 का एक्सचेंज बढ़ाता है। क्या करता है, हाल्डेन इफेक्ट का काम है CO2 का एक्सचेंज बढ़ाना। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, ये नीट के लिए, आपके क्वेश्चन के लिए जरूरी है, इन बोथ टिश्यूज एंड लंग्स। तो हाल्डेन इफेक्ट का काम क्या है, हाल्डेन इफेक्ट का काम ये है कि वो क्या करता है, CO2 का एक्सचेंज बढ़ाता है। ठीक है, टिश्यूज में क्या करता है, टिश्यूज में हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को बांध देता है। ठीक है, और
जहां पे जो पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज में CO2 को रिलीज करवा देता है हीमोग्लोबिन से। इतनी बात समझ आ गई। तो एक्सचेंज में बहुत काम आ रहा है कौन सा इफेक्ट, हैल्डेन इफेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए विच इफेक्ट इज सीन ड्यूरिंग CO2 एक्सचेंज, CO2 के एक्सचेंज में, CO2 के एक्सचेंज में कौन सा इफेक्ट देखा जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हैल्डेन इफेक्ट बोलोगे। बॉहर इफेक्ट या कोई और इफेक्ट नहीं लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे, हैल्डेन इफेक्ट लिख कर आओगे। एंड इट इज क्वांटिटेटिवली फार मोर इंपॉर्टेंट in promoting CO2 transport than बॉहर इफेक्ट in promoting oxygen transport। बॉहर इफेक्ट किस लिए काम आ रहा है, क्योंकि बॉहर किसको रिलीज करा के जा रहा था, ऑक्सीजन को रिलीज करा के जा रहा था, तो वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। जबकि जो हैल्डेन इफेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करा के जा रहा है। तो जो हैल्डेन इफेक्ट है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द सिंपल फैक्ट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कॉजेज द हीमोग्लोबिन टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर एसिड। इतनी बात समझ आ गई। दिस इन टर्न डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी ब्लड। कहां से निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड से निकल जाता है। टिश्यू ब्लड कैपिलरीज में जो हैल्डेन इफेक्ट है वो क्या करता है, इंक्रीज्ड पिकअप। टिश्यू में आ गया, अभी बताया था टिश्यूज में क्या होता है, टिश्यूज में क्या होता है, पिकअप होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और पल्मोनरी ब्लड में ड्रॉप होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये क्या क्या बोल रहे हैं कि टिश्यू की ब्लड कैपिलरीज में हैल्डेन इफेक्ट क्या कराता है, बार बार हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से अपनी सवारी देता रहता है। किसको लिफ्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिफ्ट देता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन वहां से रिमूव करवाना है। ऑक्सीजन किसको देना है, ऑक्सीजन किसको देना है, टिश्यू के सेल्स को देना है फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन। और लंग्स में ये उल्टा होता है, लंग्स में हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता है, जो लिफ्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ड्रॉप हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां उतर जाता है और कौन बैठ जाती है, इंक्रीज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन पिकअप हीमोग्लोबिन का बढ़ जाता है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो बेटा ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीन तरीके से हमने पढ़ा, कैसे रिलीज होता है एल्वियोलाई में ये भी पढ़ा, साथ ही में हमने दोनों इफेक्ट्स पढ़े, क्लोराइड इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट एंड हैल्डेन इफेक्ट। समझ आ गई इतनी बात। उम्मीद करती हूं कि आपको ये लिफ्ट का चक्कर बड़ी ही मजे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में with some neural control of respiration and some disorders। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।